वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 61। उनकी सीट फर्स्ट फ्लोर पर थी। भौमी बाहर का नज़ारा देख रही थी जो सच में काफ़ी खूबसूरत था। पिछले 2 दिनों से भौमी का मूड जो काफ़ी खराब था वो पारस की बेतुकी बातों से अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। अचानक भौमी की नज़र कांच के बाहर गई। बाहर देख अचानक भौमी की नकर जम सी गई। वो एकटक बाहर मौजूद 2 लोगों को देख रही थी। एकाक्ष और शायला का के पास खड़े कुछ बातें कर रहे थे। भौमी को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था लेकिन वो शायला के चेहरे पर मौजूद शाइनेस को देख रही थी। अचानक शायला एकाक्ष के चेहरे के पास अपना चेहरा ले गई। भौमी की साइड से ऐसा लगा रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं। भौमी की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, गुस्से से उसकी मुठियां कसने लगी थी। भौमी झट से वहां से खड़ी हो गई। भौमी के अचानक खड़े होने से पारस चौंक कर भौमी से पूछता है, अंडस्को, भौमी जी क्या हुआ, आर यू ऑक? भौमी पारस को कुछ न बोल तेज कदमों से वहां से चली गई। पारस भागते हुए भौमी को बुलाते हुए उसके पीछे जाने। अब आगे भौमी अपने डास्क पर लाल आंखों के साथ बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी एकाक्ष और शायला का सीन चल रहा था, जिसे सोच उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तभी उसके डास्क पर रखा टेलीफोन वाइब्रेट्स हुआ। भौमी अपने ख्यालों से निकल कॉल रिसीव किया। तभी दूसरी तरफ से किसी की काफी गहरी आवाज आई, अंडस्को, मिस भौमी माथुर का फाइल लेकर केबिन में आइए। उस आवाज को सुन भौमी का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इस आवाज को सुनने के लिए वो 2 दिनों से कितना बेताब थी, ये वही जानती थी। मगर अचानक उसके दिमाग में शायला का एकाक्ष के करीब जाने की वाला सीन चलने लगा, जिसे सोच उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने बस हम कहकर कॉल कट कर दिया। वही एकाक्ष के केबिन में एकाक्ष की नज़र एकटक दरवाजे पर थी। वो अपने रानीसा का वेट कर रहा था, जिन्हें उसने पिछले 2 दिनों से नहीं देखा था। तभी केबिन किसी ने नॉक किया। नॉक सुन एकाक्ष ने अपना चेहरा कंप्यूटर में घुसा लिया और अंदर आने की परमिशन दी। एकाक्ष को किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी, जिससे सुन एकाक्ष के चेहरे पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने जैसे ही सर उठाकर सामने देखा तो उसकी स्माइल एक पल में गायब हो गई। वो कठोर नजरों से सामने खड़े इंसान को देख रहा था। दरअसल सामने द्रविक खड़ा था। एकाक्ष ने कठोर लहजे में बोला, अंडस्को, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द्रविक एकाक्ष की इतनी कठोर आवाज सुन घबरा गया। उसने घबराहट से बोला, अंडस्को, सर मैं वो माथुर की प्रोजेक्ट फाइल लाया हूँ, आपने मंगवाया था ना? एकाक्ष अपना लहजा बरकरार रख बोला, अंडस्को, मगर हमने आपको नहीं रानीसा को फाइल लाने को कहा था। द्रविक बोला, अंडस्को, सर मैडम ने ही मुझे ये फाइल आपको देने को कहा था। वो जब मैं अंदर आ रहा था तब मैम ने मुझे रोक आपको ये फाइल देने के लिए कहा। ये सुन एकाक्ष को अब गुस्सा आने लगा था। वो कठोर आवाज में बोला, अंडस्को, लगातार है आपके पास आजकल ज़्यादा ही फालतू वक्त है, इसलिए हमें 2 दिन में प्रताप ग्रुप का प्रोजेक्ट अपने डेस्क पर चाहिए, वरना आप अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखिएगा। ये सुन तो जैसे द्रविक के पैरा के नीचे की जमीन की खिंच गई थी। वो हैरानी से अपने बॉस को देखने लगा। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ एकाक्ष उठकर केबिन के बाहर चला गया। द्रविक का अब रोने का कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने अपने डेविल बॉस को कैसे नाराज कर दिया जो उसका बॉस उसे इतनी खतरनाक सजा दे रहा है। एकाक्ष केबिन से निकल भौमी को ढूंढ ही रहा था कि उसके सामने शायला खड़ी हो गई। शायला बोली, अंडस्को, एकाक्ष क्या आप बिजी है? वो मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट के लीगल टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। शायला की बात सुन एकाक्ष कुछ सोच अपना सर हिलाकर वापस कैबिन में चले गए। वही उनसे थोड़ी दूर खड़ी भौमी अपनी जलती हुई निगाहों से उन्हें घूर रही थी। उसने अपने आप से कहा, अंडस्को, हम एकाक्ष अब सर से सीधा एकाक्ष पर आ गए हैं। गुड, वेरी गुड। इतना बोल भौमी उन दोनों को घूर वहां से चली गई। पूरा दिन बीत गया मगर एकाक्ष के सामने भौमी एक बार भी नहीं आई। एकाक्ष ने उसे की बार बहानों ने उसे बुलाने की कोशिश की थी मगर हर बार भौमी अपनी जगह किसी दूसरे को भेज देती। एकाक्ष परेशानी से अपने केबिन में बैठा भौमी के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर भौमी को हुआ क्या है, वो उससे भाग क्यों रही है। एकाक्ष द्रविक को बुलाकर उससे पूछता है, अंडस्को, क्या आपकी मैडम का काम खत्म हो गया है? द्रविक बोला, अंडस्को, सर मैडम अपना काम खत्म कर कब का निकल चुकी है। ये सुन एकाक्ष खड़ा होकर गुस्से से द्रविक से बोला, अंडस्को, ये बात आप अब बता रहे हैं हमें? द्रविक आपका 3 मंथ्स का बोनस कट। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही द्रविक हैरानी से अपने बॉस को जाते हुए देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। वही दूसरी कुछ देर बाद एकाक्ष की कार राजावत पैलेस में एंटर करती है। वो कार से उतर अपना ब्लेजर उतार ड्राइवर के हाथ में पकड़ा कर पैलेस में जाने की जगह सुभद्रा जी के घर की तरफ चला गया। सुभद्रा जी हमेशा की तरह अपनी सांझ की पूजा कर बरामदे में बैठी भगवान की कथा की किताब पढ़ रही थी।
एकाक्ष सुभद्रा जी के पास शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद सुभद्रा जी अपनी कथा पूरी कर हाथ जोड़ अपने आसन से उठकर किताब अपनी जगह रख एक थाली में सादे चावल के साथ दाल लेकर एकाक्ष के पास जाकर बैठ गई। सुभद्रा जी ने एक निवाला बनाकर अपने हाथों से एकाक्ष के मुंह के पास ले गई। एकाक्ष उनके हाथों से घास खाकर बोला, अंडस्को, आपको अच्छे से पता है ना हमें क्या चाहिए। सुभद्रा जी उसे खाना खिलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, अंडस्को, माँ से अच्छा कौन समझ सकता है अपने बेटे को। हम आपसे थोड़ा दूर जरूर रहते हैं, लेकिन आप अब भी हमारे जान का हिस्सा है। हमें पता है आपने 2 दिनों से शायद भरपेट खाना भी नहीं खाया होगा। वैसे भी आप जब भी गुस्सा या परेशान होते हैं तब आपको हमारे हाथ के खाने से ही पेट भरता है। यूं तो जब इंसान गुस्सा होता है तब उसकी भूख मिट जाती है, मगर हमारे एकाक्ष थोड़े अलग से हैं। जब भी एकाक्ष काफी ज्यादा गुस्से में क्या परेशान होते हैं तब इन्हें इनकी मासा के हाथों से खाना खाकर ही चैन मिलता था। कहते हैं ना, माँ के हाथ में जादू होता है। खाना खाने के बाद सुभद्रा जी अपना हाथ साफ कर एकाक्ष के पास बैठते हैं बोली, अंडस्को, बताइए किस वजह से आप परेशान हैं। एकाक्ष कुछ नहीं बोला। सुभद्रा जी एकाक्ष को ध्यान से देख बोली, अंडस्को, आपके और बिंदनी के बीच में कुछ हुआ है ना। एकाक्ष ने झट से सुभद्रा जी की तरफ देखा। सुभद्रा जी हल्की मुस्कान के साथ एकाक्ष के हाथों पर हाथ रख बोली, अंडस्को, बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में कई चुनौतियां आती है, कई अप और डाउन से गुजरता है एक रिश्ता, मगर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विश्वास और एक दूसरे का साथ। इनके जरिए इंसान किसी भी मुश्किलों को पार कर सकता है। आप बिंदनी से शांति से बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपने आप को भी समझने दीजिए। देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उनका साथ कभी मत छोड़िएगा, समझे ना आप। एकाक्ष उनकी बात समझ अपना सर हिला देता है। चैप्टर 62। तो जब इंसान गुस्सा होता है तब उसकी भूख मिट जाती है, मगर हमारे एकाक्ष थोड़े अलग से हैं। जब भी एकाक्ष काफी ज्यादा गुस्से में क्या परेशान होते हैं तब इन्हें इनकी मासा के हाथों से खाना खाकर ही चैन मिलता था। कहते हैं ना, माँ के हाथ में जादू होता है। खाना खाने के बाद सुभद्रा जी अपना हाथ साफ कर एकाक्ष के पास बैठते हैं बोली, अंडस्को, बताइए किस वजह से आप परेशान हैं। एकाक्ष कुछ नहीं बोला। सुभद्रा जी एकाक्ष को ध्यान से देख बोली, अंडस्को, आपके और बिंदनी के बीच में कुछ हुआ है ना। एकाक्ष ने झट से सुभद्रा जी की तरफ देखा। सुभद्रा जी हल्की मुस्कान के साथ एकाक्ष के हाथों पर हाथ रख बोली, अंडस्को, बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में कई चुनौतियां आती है, कई अप और डाउन से गुजरता है एक रिश्ता, मगर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विश्वास और एक दूसरे का साथ। इनके जरिए इंसान किसी भी मुश्किलों को पार कर सकता है। आप बिंदनी से शांति से बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपने आप को भी समझने दीजिए। देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उनका साथ कभी मत छोड़िएगा, समझे ना आप। एकाक्ष उनकी बात समझ अपना सर हिला देता है। अब आगे। एकाक्ष के रूम में भौमी अपने लैपटॉप ओपन कर कुछ काम कर रही थी। तभी रूम का डोर ओपन कर एकाक्ष अंदर आया। एकाक्ष ने भौमी को देखा जो काम कर रही थी। एकाक्ष कुछ पल भौमी को देख कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ पल बाद एकाक्ष बाहर आया तो देखा कमरे में कोई नहीं था। एकाक्ष ने चारों तरफ देखा मगर भौमी कहीं नहीं थी। एकाक्ष अपना टोल साइड में पटक बालकनी में चला गया जहां अक्सर भौमी होती थी, मगर आज भौमी बालकनी में भी नहीं थी। एकाक्ष अपने मन में सोचा, अंडस्को, इतनी रात रानी सा कहा जा सकती है। एकाक्ष रूम से निकल भौमी को ढूंढने लगा। अचानक एकाक्ष मीठी से टकरा गया। मीठी एकाक्ष को देख बोली, अंडस्को, संभल के भाई सा, कहाँ ध्यान है आपका। एकाक्ष मीठी से बोला, अंडस्को, आप अभी यहाँ कर रही है, सोना नहीं है आपको। मीठी बोली, अंडस्को, भाई सा, हम तो पानी ले जाने आए हैं, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या। एकाक्ष ने मीठी के हाथ में देखा जहाँ पानी का जार था। एकाक्ष उनसे कुछ न बोल आगे बढ़ गया। अचानक मीठी की आवाज आए, अंडस्को, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो आपको छत पर मिलेंगी। एकाक्ष ने मीठी की तरफ देखा। मीठी के चेहरे पर अभी एक नोटी स्माइल थी। मीठी एकाक्ष को टीज करते हुए बोली, अंडस्को, आप भाभी सा को ही ढूंढ रहे हैं ना, कुछ देर पहले हमने उन्हें छत की तरफ जाते हुए देखा था। एकाक्ष मीठी को कुछ ना बोल सीधा छत की तरफ चला गया। जाते हुए वो मीठी के सर पर हाथ रख बोला, अंडस्को, जाइए, जाके सो जाइए। इतना कह वो वहां से चला गया। वही मीठी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। पैलेस के छत पर भौमी खड़ी सामने मौजूद रात के खूबसूरत नजारे को देख रही थी। आज मौसम थोड़ा खराब था। ठंडी ठंडी हवाओं में मौजूद भौमी के खुले हुए खूबसूरत बाल हवाओं में लहरा रहे थे। अचानक भौमी को अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस हुए। एकाक्ष भौमी के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ बोला, अंडस्को, क्या सोच रही है आप यहाँ। भौमी ने इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लिया। अचानक उसने झट से बाहों को हटाकर वहां से जाने लगी।
इससे पहले वो वहां से जा पाती एकाक्ष ने उसने हाथों को पकड़ बोला अंडस्को कहाँ जा रही है आप। मगर भौमी ने कुछ भी नहीं बोला और न ही उनकी तरफ पलटी। एकाक्ष भौमी को अपने पास खींच उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला अंडस्को क्या बात है रानी सा, हमसे कोई गलती हुई है क्या जो आप हमारी तरफ भी नहीं रही? एक बार नजर उठाकर देख तो लीजिए, आपकी इन नजरों को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। एकाक्ष के इतना कुछ बोलने के बाद भी भौमी ने न ही उसकी तरफ देखा और न ही कुछ बोली। अब एकाक्ष परेशान होने लगा था। एकाक्ष परेशानी से बोला अंडस्को रानी सा देखिए हमारी तरफ, कुछ बोलिए क्या हुआ है आपको, आपको हमारी कसम देखिए हमारी आंखों में। एकाक्ष के इतना बोलते ही भौमी ने अपनी नजरें उठाकर एकाक्ष की आंखों में देखा। अचानक वहां जोर से बिजली की रगड़ाहट के साथ बारिश होने लगी जिसमें एकाक्ष और भौमी भीगने लगी। भौमी अपनी लाल आंखों से एकाक्ष को देख बोली अंडस्को क्यों बोले हम, हमारे बात करने या न करने से आपको क्या फर्क पड़ता है राजा सा। एकाक्ष भौमी की लाल आंखें देख फिक्र से उसके चेहरे को थाम बोला अंडस्को आपकी आंखों को क्या हुआ है रानी सा, और ये कैसी बात कर रही है, आखिर हमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा आपके बात करने से, आपकी इस प्यारी सी आवाज सुनकर ही तो अब हमारा दिन शुरू होता है। भौमी सार्कास्टिकली हंसते हुए अपने गलों से एकाक्ष के हाथों को हटाकर उससे 2 कदम दूर होकर बोली अंडस्को झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, आपको मेरे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती तो आप 2 दिनों से मुझे से बिना कुछ कहीं दूर नहीं रहते, आपने तो मुझे एक बार कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने इतनी बार आपको कॉल किया मगर आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर पड़ेगा भी क्यों, आखिर हम है ही कौन आपके। भौमी की आंखों से आंसू बहने लगे। भौमी निधि हमेशा से अकेली रही थी, अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था उसने, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। भौमी को उन दोगले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर एकाक्ष का उसे इग्नोर करना उसे पहली बार सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। ये 2 दिन एकाक्ष के बिना भौमी ही जानती थी उसने कैसे निकाले। कहीं ना कहीं भौमी ये समझ चुकी थी कि वो एकाक्ष से मोहब्बत करने लगी है, बेइंतहा मोहब्बत। जिस डार्कनेस को आज तक किसी ने इफेक्ट नहीं किया, आज एकाक्ष का एक छोटा मूव भी उसे इफेक्ट करने लगा है। भौमी की आंखों में आंसू देख एकाक्ष का दिल कचौटने लगा था, उसे भौमी के आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एकाक्ष ने भौमी के पास जाते हुए बोला अंडस्को रानी सा आप गलत समझ रहे हैं हमें, आप हमारी जिंदगी में बहुत अनमोल है। भौमी हाथ दिखा उसे रोकते हुए बोली अंडस्को रहने दीजिए आप राजा सा, अगर हम आपके लिए अहम होते ना तो उस चुड़ैल के साथ गुलछड़े नहीं उड़ाते। एकाक्ष कन्फ्यूजन से बोला अंडस्को चुड़ैल। भौमी गुस्से से बोली अंडस्को आपकी प्यारी शायला, जिन्हें आप आज रोड पर खड़े हुए बेशर्मी से किस कर रहे थे। एकाक्ष उसे अपने पास खिंच बोलता है अंडस्को क्या बोल रही है आप, हम क्यों उन्हें किस करेंगे। भौमी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली अंडस्को वो तो आप जाने ना आखिर क्यों कर रहे थे आप उन्हें किस, हम ही बीच में आ गए ना आप दोनों के, ठीक है हम कल ही इस पैलेस से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, फिर आराम से रह लेना आप अपनी उस मेलकिनी शायला के साथ। भौमी आगे कुछ बोलती कि एकाक्ष ने झट से उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। भौमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। भौमी ठंडी बूंदों से अपने होश में आकर एकाक्ष को दूर करने की कोशिश करने लगी, वही एकाक्ष ने अग्रेसिवली किस करते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। भौमी भी धीरे धीरे शांत होने लगी। ये एकाक्ष और भौमी की पहली पेजेंट किस थी। एकाक्ष की तुंग से भौमी के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, वही उसके हाथ भौमी की पीठ पर घूम रही थी। भौमी इस किस में खुशी गई थी। धीरे धीरे भौमी के हाथ भी एकाक्ष के बालों में घूमने लगे। दोनों पूरे दुनिया से अनजान एक दूसरे में खोए हुए थे। आधे घंटे की डीप पेजेंट किस के बाद दोनों की आंखें उखड़ने लगी थी। एकाक्ष भौमी के होठों पे तेज बाइट के साथ भौमी से दूर हुआ। भौमी की हल्की सिसकी के साथ दोनों ही एक दूसरे के सर से टेक लगाया, तेज तेज सांसें लेने लगे। एकाक्ष अपनी सांसें संभाल भौमी को देख अपनी डीप वॉइस में बोला अंडस्को हमने आपसे पहले भी कहा था, आप हमारी जिंदगी में आई पहली और आखिरी औरत है, आपके अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं आ सकता। शायला तो दूर की बात है, हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ आपको किस किया है। और हाँ, एकाक्ष भौमी को अपने और नजदीक लाकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ बोला अंडस्को अगली बार आपके मुंह से हम गलती से भी दूर जाने की बात नहीं सुनना चाहते, वरना। इतना बोल एकाक्ष भौमी के लाल हो चुके होठों के अपने दांतों से भींच बोला अंडस्को वरना इसका अंजाम आप सोच भी नहीं सकते, हम किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भौमी अपनी ठंड और शर्म से लाल हो चुके चेहरे से एकाक्ष को प्यार से देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे। अचानक भौमी की छिक से दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। एकाक्ष ने भौमी कब देखा जिसकी नाक ठंड से लाल हो गई थी।
वही वो ठंड से हल्की हल्की कांप भी रही थी। एकाक्ष ने झट से भौमी को अपनी बाहों में उठा लिया। भौमी की बाहें गिरने के डर से एकाक्ष के गर्दन पर लिपट गई। भौमी बोली, अंडस्को, ये क्या कर रहे हैं राजा सा, नीचे उतारिए मुझे, मैं चलकर जा सकती हूँ। एकाक्ष उसकी तरफ बोला, अंडस्को, हमें मालूम है आप चल सकती है, मगर आज हमें हमारी पत्नी को बाहों में ले जाने की इच्छा हो रही है। वैसे क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारे बाहों में? भौमी अपना मुंह खोल बोली, अंडस्को, कितने बेशर्म हैं आप राजा सा, नीचे उठारिए मुझे, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई 2 दिनों तक मुझे अवॉइड करने की? आपने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। बताइएगा मुझे क्यों चले गए थे आप मुझे बिना कुछ बताया? भौमी की बात सुन एकाक्ष चुप हो गया। वो कुछ सोचने लगा।